ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर विशेष टू डिटरमाइन हाउ टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी so as to realize the maximum total profit from the sales of the product. कोई मैन्युफैक्चरर है वो ऐसा चाहता है कि वो दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को, ताकि उसका जो टोटल मैक्सिमम टोटल जो प्रॉफिट है उसको वो मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट इसमें आगे है बोथ products are made in two processes, process 1 and process 2. दोनों जो प्रोडक्ट है वो दो प्रोसेसेस पे बन रहे हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 पे। It takes 7 hours in process 1 and 4 hours in process 2. तो प्रोसेस 1 में 7 आवर्स का टाइम लगेगा और प्रोसेस 2 जो है उसमें 4 आवर्स का टाइम लगेगा for manufacturing of 100 units of product A. ठीक है, it requires 6 hours in process 1 and 2 hours in process 2 to manufacture 100 units of product B. Product B की 100 units manufacturing करने के लिए 6 hours लगेंगे प्रोसेस 1 में and 2 hours रहेंगे प्रोसेस 2 में। Process 1 can handle 84 hours of work and process 2 can take 32 hours of work in the scheduled period. तो जो भी शेड्यूल्ड पीरियड है उसमें प्रोसेस 1 के लिए टोटल अलॉटेड टाइम जो है वो 84 आवर्स का है, प्रोसेस 2 के लिए 32 आवर्स का टाइम। इफ द प्रॉफिट इज ₹4 per 100 units of the product B and ₹11 per 100 units of product A, then how many of each product A and B should be manufactured to realize the maximum profit? अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की जाना चाहिए ताकि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको सॉल्व करना रहेगा हमें। मैं बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा इसे। तो इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं मैं। जो भी गिवन वैल्यूज है उसको देखते हैं हम और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। तो बेसिक इस लेक्चर में हमें ग्राफिकल मेथड क्या होती है, किस तरीके से हम उसके थ्रू सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं वो देखना है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम रहेगा आपको, जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम करना रहेगा। आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना आना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली जब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बना लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन देखते हैं प्रॉब्लम का। आपको जो भी प्रोडक्ट डिसाइड करना है, जिसको भी आपको जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है उसको आप वेरिएबल्स के टर्म में डिफाइन कर दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ हम वेरिएबल लेते हैं x1 एंड x2। लेट x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ जो नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं वो हंड्रेड्स में ले रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आपको कैलकुलेशन का बोला है वो 100 यूनिट बेसिस पर दिया गया है क्वेश्चन। नंबर ऑफ यूनिट्स इन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट ए ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी मैन्युफैक्चर, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है।
x2 आपने मान ली है नंबर ऑफ यूनिट्स इन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट बी के लिए टू बी मैन्युफैक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको डिसीजन वेरिएबल तो फाइंड आउट हो गए हैं, डिसीजन वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया है। आपको अब यहाँ पर देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम डिनोट करेंगे जेड से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये रहेगा जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्रॉफिट है, तो और उसे मैक्सिमाइज करना है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा दैट इज मैक्सिमाइज टाइप प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसे लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू। अब आपको देखना है कि प्रॉफिट किस तरीके से मिल रहा है। तो आपको जो प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, प्रॉफिट के अगर इक्वेशन आप यहाँ बनाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। तो आप जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो प्रॉफिट आपको दिया है, इफ द प्रॉफिट इज ₹4 per 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड ₹11 per 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। दैट मीन्स प्रोडक्ट ए पे आपको 100 रुपीज ए की 100 यूनिट्स पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 11 रुपीज। तो आपने ए की कितनी यूनिट्स, ए पे प्रॉफिट है आपके लिए 11 रुपीज का, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं आप ए के लिए x1, तो दैट विल बी 11x1 प्लस, और बी के लिए आपको जो प्रॉफिट दिया है वो है 4 रुपीज पर 100 यूनिट्स। तो पर 100 यूनिट्स की वैल्यू आपने बी को जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है वो वैल्यू आपने ली है x2। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड इक्वल टू 11x1 प्लस 4x2। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको जो फॉर्मुलेट करना रहती है दैट इज कंस्टेंट्स। आपको कंस्टेंट पता करना पड़ेंगे कि आपके कंस्टेंट्स क्या है। कंस्टेंट्स का मीनिंग रहेगा कि आपको किन कंडीशंस में वर्क करना है, किन लिमिटेशंस में आपको वर्क करना है। तो कंस्टेंट्स की कंडीशन जो दी है यहाँ, बेसिकली जो कंस्टेंट दिया है वो आपको टाइम के टर्म में दिया है। तो क्वेश्चन की जो थर्ड वाली लाइन है वहां से हम देखते हैं, इट टेक्स 7 आवर्स इन प्रोसेस 1 एंड 4 आवर्स इन प्रोसेस 2 टू मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए की 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम 100 यूनिट्स को डिफाइन कर रहे हैं x1 से। तो प्रोडक्ट ए की x1 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 7 आवर्स का टाइम लग रहा है प्रोसेस 1 में, और 4 आवर्स का टाइम लग रहा है प्रोसेस 2 में। साथ में क्या दिया है और आपको दिया है इसमें, इट रिक्वायर्स 6 आवर्स इन प्रोसेस 1 एंड 2 आवर्स इन प्रोसेस 2 टू मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी की 100 यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको जो टाइम रिक्वायरमेंट है प्रोसेस 1 के लिए 6 आवर्स का है और प्रोसेस 2 के लिए 2 आवर्स का टाइम है। तो अगर हम ये कंस्ट्रेंट देखते हैं, इन लिमिटेशंस को अगर हम देखते हैं तो हम इसके इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। साथ ही में आपको देखना पड़ेगा कि टोटल टाइम अवेलेबल कितना है। तो वो आपको नेक्स्ट फोर्थ लाइन में दिया है, प्रोसेस 1 कैन हैंडल 84 आवर्स ऑफ वर्क एंड प्रोसेस 2 कैन टेक 32 आवर्स ऑफ वर्क इन द शेड्यूल पीरियड। तो टोटल जो वर्क टाइम अवेलेबल है वो आपको दिया है 84 आवर्स फॉर प्रोसेस 1 एंड 32 आवर्स फॉर प्रोसेस 2। तो आपको प्रोसेस के बेसिस पे यहाँ पर फॉर्मुलेशन करना आना चाहिए। तो इसका हम फॉर्मुलेशन करते हैं, कंस्ट्रेंट लिखते हैं, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स आपको जो भी कंडीशन अभी हमने रीड आउट की है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू आती है 7x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 84। 7x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू
84। सेकंड मशीन के लिए जो कंस्टेंट रहेगा दैट विल बी 4x1 प्लस 2x2 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 32। अब ये कंस्टेंट की इक्वेशन हमने किस तरीके से बनाई है आप उसको समझ सकते हैं। फर्स्ट वाली मशीन को 7 आवर्स का टाइम लग रहा है प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, 6 आवर्स का टाइम लगता है प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और टोटल टाइम अवेलेबल जो है मशीन फर्स्ट के पास वो है 84 आवर्स का। सिमिलरली सेकंड वाली मशीन की बात करें तो इन्हें प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करने में 4 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो टोटल x1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में 4x1 टाइम लगेगा। प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करने में 2 आवर्स का टाइम लेती है मशीन, और टोटल x2 प्रोडक्ट हम बी टाइप के बनाएंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा 2x2, और ये जो दोनों टाइम का सम है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 32, क्योंकि मशीन के पास टोटल 32 आवर्स वर्किंग आवर्स वहां पर अवेलेबल है। एक और इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट जो आपको लेना रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। x1 should be greater than equal to 0 and x2 should be greater than equal to 0। इनको बोलते हैं हम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, मतलब आपको प्रोडक्शन तो वहां पर करना ही है, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करते तो आपका x1 और x2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो ये वैल्यूज आपको पॉजिटिव आंसर देंगे। तो ये इस स्टेप में जो भी अभी तक हमने समझा है उससे हमने समझा है कि फॉर्मुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ग्राफिकल मेथड का यूज भी कर सकते हैं और सिंप्लेक्स मेथड का यूज भी कर सकते हैं। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते हैं, मोस्टली जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होते हैं, 2 वेरिएबल्स अगर है वहां पर प्रॉब्लम में, तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। वैसे ग्राफिकल मेथड 3 वेरिएबल्स तक इजीली यूज की जा सकती है, बट 3 वेरिएबल्स के केस में थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो 3 वेरिएबल्स या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स अगर होते हैं प्रॉब्लम में, तब हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। लेकिन इस लेक्चर में अभी हम जो देखेंगे ग्राफिकल मेथड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो आपके सामने इक्वेशन से सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में आपने ये डिसाइड किया कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो हमने लिखा मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड, ठीक है, प्रॉफिट जेड। जेड की कंडीशन हमने देखी कि अगर ए टाइप का प्रोडक्ट हम मार्केट में 100 यूनिट बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तो हमें 11 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बी टाइप का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके 100 यूनिट जब हम मार्केट में सप्लाई करते हैं तो हमें 4 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो टोटल जो प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी जेड इक्वल टू 11x1 प्लस 4x2। फिर कंडीशंस जो थी हमें कंस्ट्रेंट देखा। कंस्ट्रेंट का मतलब यहाँ रहता है कि आपको किन लिमिटेशंस में वर्क करना है। तो लिमिटेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास मशीन 1 और मशीन 2 दो मशीन्स अवेलेबल है। मशीन 1 के लिए हमारे पास टोटल 84 आवर्स का टाइम अवेलेबल है। मशीन 2 के लिए हमारे पास 32 आवर्स का टाइम लिमिटेशन अवेलेबल है। मशीन 1 पर प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 7 आवर्स कंज्यूम होते हैं। मशीन बी पर 6 आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं। वैसे प्रोडक्ट बी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 6 आवर्स लगेंगे मशीन ए पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रेंट जो है उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड वाली मशीन पर प्रोडक्ट ए बनाने में 4 आवर्स लगते हैं, प्रोडक्ट बी बनाने में 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, दैट मींस आपका जो कंस्ट्रेंट रहेगा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लेना पड़ेंगे। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो मेन स्टेप इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने में होती है, ये सारी जो कंडीशन दी है ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में, जो कंस्ट्रेंट हमें दिया है ये इनइक्वालिटीज के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में। तो हम ऐसा इसको लिख लेते हैं। जो भी इनइक्वालिटीज दी हैं उनको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या होगा 7x1 प्लस 6x2
इज इक्वल टू 84, एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो एक सेकंड इक्वेशन आपको मिलेगी 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 32। हमने लेस देन इक्वल टू साइन की जगह सिर्फ इक्वल टू साइन यहाँ पर यूज किया है और दो इक्वेशंस यहाँ पर हमने बना ली। ठीक है, इसके बाद हमें इन इक्वेशन से कोऑर्डिनेट जनरेट करना रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगी। तो उसके लिए जो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखते हैं, इस टाइप से आपने लोअर क्लासेस में 9th 10th में पढ़ा होगा कि अगर इक्वेशन दी है तो उसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। आप यहाँ x की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ y की वैल्यू लीजिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पुट कीजिए x इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, सॉरी x1 और x2 के फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आप x1 और यहाँ लिख लीजिए x2। तो जब आप x1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो उस कंडीशन में आपको x2 की वैल्यू मिल रही है 14। ठीक है, दूसरा अगर आप x2 को 0 रखते हैं तो आपको x1 की जो वैल्यू है 84/7, तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 12। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0,14 एंड 12,0। ये दो कोऑर्डिनेट आपको फर्स्ट इक्वेशन से जनरेट हो जाएंगे। दूसरा आपको सेकंड वाली इक्वेशन जो है उसको देखना है और सेकंड वाली इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है कि क्या कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। सिंपल तरीका है, जैसे हमने पहले देखा वैसे ही x1 x2 की वैल्यू ले लीजिए। x1 को सेकंड इक्वेशन में x1 को हमने 0 रखा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 32/2, दैट मींस 16। सिमिलरली जब x2 को आप 0 रखते हैं तो आपका आएगा 32/4, दैट मींस 8। अगर यहाँ से आप कोऑर्डिनेट देखें तो आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0,16 एंड 8,0। तो इस तरीके से आपको चार कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कंस्ट्रेंट का यूज करके हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है कोऑर्डिनेट्स में। अब हमें इसको ग्राफ पे बनाना है, क्योंकि मेथड का नाम ही ग्राफिकल मेथड है, तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ में इन सारी वैल्यूज को पुट करना रहेगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक बार फिर से ऊपर लिख लेता हूं, z इक्वल टू 11x1 प्लस 4x2। ठीक है, ग्राफ जैसा आप नॉर्मली ड्रॉ करते हैं उसी टाइप से है। आपको एक दो एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस पे आप x1 वैल्यूज लेंगे, y एक्सिस पे आप x2 की वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज x की और y की जो वैल्यूज जा रही हैं 14 और 16 तक जा रहा है, तो हम 16/16 के ग्राफ में बना लेते हैं और 2 के इंटरवल्स में हम इसको ले लेते थे। यहाँ आपका रहेगा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। इसे आप यहाँ पे बना लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैं रफली आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो अब आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उन कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ इंपोज करना है। तो फर्स्ट लाइन का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज, अब ये x1 और एक कंस्टेंट आपको और था x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो वो कंस्टेंट जो है ये आपको x1 और x2 लाइन के अंदर ही होंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको वर्क करना रहेगा इसके लिए। ठीक है,
तो लिखते हैं हम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 0,14। सो x1 में 0 और y1 में 14, यहाँ कहीं आपका एक पॉइंट मिलेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं 12,0, दैट मींस x1 में 12 और x2 में 0। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इनको पॉइंट्स को कुछ नाम भी दे लेते हैं हम। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर ऊपर, उसको हम पॉइंट ए नाम दे देते हैं, और यहाँ जो पॉइंट मिला है इसको हम पॉइंट बी नाम दे देते हैं। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है आपके 12,0, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है आपके 0,14। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट। दूसरी लाइन की कंडीशन देखते हैं, हमें जो दूसरे दो कोऑर्डिनेट और मिले हैं, तो यहाँ पे आपको आ रहे हैं 0,16, एक्स में 0, वाई में 16। इस टाइप से एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा 8,0, x1 में 0 और x1 में 8 और x2 में 0। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिलता हुआ दिख रहा है। आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए लाइन से। ठीक है, ये लाइन मिल गई आपको। अब ये डिसाइड करना रहता है कि आपका फिजिबल रीजन क्या होगा। फिजिबल रीजन का मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर लाई करेगा। तो जब भी लेस देन और इक्वल टू का साइन हम यूज करेंगे, तो आपकी जो लाइंस होगी उनकी जो डायरेक्शन लेना है हमें, वो अंदर की तरफ रहेगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इन दोनों लाइनों की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये डायरेक्शंस आप इन पे दे दीजिए, ओरिजिन की तरफ की डायरेक्शन। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जो लाइन रहती है उसकी डायरेक्शन जो होती है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो वो x1 और x2 की अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दैट मींस ये पोर्शन रहेगा। इतना वाला जो पोर्शन आपको ये मिल रहा है, इनको भी मैं पॉइंट को पहले नाम दे देता हूँ। पॉइंट सी है आपके पास 0,16, और पॉइंट डी जो है वो है आपके पास 8,0। ये जो पोर्शन है इतना, जहां पर लाइनें कॉमनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपका हो जाएगा फिजिबल रीजन। इसको नाम देंगे हम फिजिबल रीजन। इट मींस कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इन पॉइंट्स में कहीं होगा। एक और पॉइंट आपको यहाँ इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, इसे भी हम नाम दे देते हैं पॉइंट ई। अब पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये जब आप प्रॉपर्ली ग्राफ पे बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट हमको काफी क्लियरली ग्राफ पे दिखते हैं। और यहाँ मैं जो भी वैल्यू इसकी ले रहा हूँ, मैं अंदाजे से वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी ग्राफ मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर लेके देखता हूँ। तो अगर देखें हम, तो ये लगभग 11 के पास जा रहा है, 10 और 12 के बीच में। और यहाँ से ये पॉइंट अगर हम देखें, तो ये पॉइंट जो है वो 2 के पास आ रहा है। तो हम पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं 11,2। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाएगा कि पॉइंट ई की क्या वैल्यू है। तो आपके पास टोटल 5 पॉइंट आ गए हैं, 6 पॉइंट है। एक्चुअली आपके पास एक ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, फिर पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0,14, पॉइंट बी है आपके पास 12,0, पॉइंट सी है 0,16, पॉइंट डी भी है 8,0, और पॉइंट ई है आपके पास 11,2। ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिले हैं, ये सब फिजिबल जोन में आ रहे हैं। अब इसमें से जो हमारे फिजिबल रीजन में आ रहे हैं, हम वो कोऑर्डिनेट हमारे काम के रहेंगे। बाकी जो कोऑर्डिनेट फिजिबल रीजन में नहीं आ रहे, वो हमारे काम के नहीं रहेंगे।
एक कोऑर्डिनेट जो है ए है फिजिबल रीजन के अंदर है, ई वाला कोऑर्डिनेट फिजिबल रीजन में है, डी वाला कोऑर्डिनेट फिजिबल रीजन में है और ओ वाले जो कोऑर्डिनेट्स है ये फिजिबल रीजन में। इसके अलावा सी और बी वाले जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे फिजिबल रीजन में नहीं है। तो सी और बी जो है फिजिबल रीजन में नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे काम के नहीं है। अब जो कोऑर्डिनेट फिजिबल रीजन में आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर जेड की वैल्यू जो है प्रॉफिट जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x1 और x2 की वैल्यू रख के हम देखेंगे कि मैक्सिमम आंसर हमारा किससे आ रहा है। तो अगर मैं पॉइंट ओ के लिए बात करूं, अगर पॉइंट ओ के लिए हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जेड की वैल्यू आएगी 11 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, दैट मीन्स 0। फिर पॉइंट ए के लिए अगर हम देखते हैं तो पॉइंट ए के लिए जेड की जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी आपकी 0 एंड 14, तो 11 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 14, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 56। फिर पॉइंट डी के लिए जब आप चेक करते हैं तो जेड की वैल्यू पॉइंट डी के लिए x1 है 8 और x2 है 0, तो आएगा 11 इंटू 8 11 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 0, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 88। और जब ई के लिए आप जेड की वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू है 11 एंड 2, सर एक्चुअली वो 2,11 होना चाहिए। 11 प्लस 4 इंटू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 121 प्लस 8 129 129। इसका मतलब है पॉइंट ई पे जो कंडीशन है वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है, तो आपका जेड मैक्स जो रहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहेगा वो हो जाएगा 129, 129 हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितनी यूनिट के लिए मिल रहा है, ए की 11 यूनिट के लिए और बी की 2 यूनिट्स के लिए। अभी जो यूनिट्स हमने ली थी ये इनिशियली हमने डिफाइन की थी, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इन 100 से, तो दैट मीन्स अगर आप 11 की 11 ए की अगर आप 1100 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बी प्रोडक्ट की अगर आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल जो आपको प्रॉफिट रहेगा वो मैक्सिमाइज होगा और आपको 129 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। सर मुझे हाँ जी, ई पॉइंट को आपने गलत लिया है। ई गलत लिया है तो ई क्या? पॉइंट 2,11 होना चाहिए, 2,11 होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ 2,11 है, ठीक है ठीक है। तो आप 2,11 रख के चेक करो उसे। सर कम आ रहा है, वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आएगी उससे। सर वो 66 आएगा। ठीक है, इसको 2,11 रख के हम चेक करते हैं ई के लिए। 2,11, हाँ तो ई वाले के लिए जब आप रखते हैं 2,11 तो वैल्यू कितनी आ रही है? 66 वैल्यू रहेगी 66। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये कंडीशन ही चेंज हो गई पूरी। फिर आपके लिए डी वाला जो रहेगा, डी वाले से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 88 यूनिट्स का, डी वाले से आपको मिल रहा है 88, तो आपका मैक्सिमम जो है जेड मैक्स वो वैल्यू हो जाएगी 88। और आपके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करने रहेंगे वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके रहेंगे ए और बी के लिए। ए के लिए आपकी वैल्यू रहेंगी 8 और बी के लिए वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको ए वाली जो है वो 800 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करना है और बी वाले अगर आप कोई भी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट होगा और वो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 88 रुपीज का। ठीक है,
कंस्ट्रेंट किस तरीके से बनाना है वो चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन काफी डिटेल में दिया रहता है, तो आपको वो पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, किस टर्म में बन रहा है, और कंस्ट्रेंट को आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो प्रोडक्ट बना रही है ए एंड बी। ईच प्रोडक्ट अंडरगोस टू ऑपरेशंस ऑन मशीन M1 एंड मशीन M2। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो प्रोडक्ट बनाती है, ए एंड बी बनाती है, और ये जो ए और बी प्रोडक्ट बनाते हैं इनको दो अलग अलग मशीन से पास होना पड़ रहा है, M1 से और M2 से। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है, टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, दैट मीन्स ये आपको कंस्ट्रेंट दे दिया है। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस विद द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन्स M1 एंड M2 इन ए गिवन क्वार्टर आर गिवन बिलो। इनकी कंडीशन आपको नीचे क्वेश्चन में दी है। द मार्केट सर्वे हैज प्रिडिक्टेड दैट नॉट मोर देन 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए and not more than 250 of product B can be sold in the given quarter। तो गिवन क्वार्टर मतलब क्वार्टरली एस्टिमेशन इन्होंने किया है, और उन्होंने बताया है कि प्रोडक्ट ए की आप 450 यूनिट से ज्यादा मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। दैट मीन्स आपके लिए एक और कंस्ट्रेंट ये है कि आप प्रोडक्ट ए जो है उसकी 450 से ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, एंड 250 प्रोडक्ट्स ऑफ बी, और प्रोडक्ट बी की 250 से ज्यादा यूनिट्स आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। द कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रोडक्ट मिक्स दैट मीन्स कि कंपनी चाहती है कि वो ए वाले कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और बी वाले कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। द यूनिट प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी आर ₹20 एंड ₹40। अगर प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्ट ए के ऊपर ₹20 का है और प्रोडक्ट बी को मार्केट में बेचने से ₹40 का प्रॉफिट मिलता है, तो हमें ए और बी के कितने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अब जो टाइम की कंडीशन दी है, मशीन 1 पर प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 1.5 आवर्स का टाइम लगेगा। मशीन बी को प्रोडक्ट बी को मशीन 1 पर बनाने के लिए 1 आवर्स का टाइम लगेगा, 1 आवर का टाइम लगेगा। प्रोडक्ट ए को मशीन 2 पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको 1 आवर कंज्यूम करना पड़ेंगे। प्रोडक्ट बी को मशीन 2 पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम लगेगा, और टोटल मशीन आवर्स जो है वो आपके पास और 900 आवर्स आपके पास अवेलेबल है मशीन M2 पे। सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन में रहेगा वो आपको फॉर्मुलेशन करना आना चाहिए। मशीन ए का प्रॉफिट आपको मिल रहा है प्रोडक्ट ए का जो प्रॉफिट है दैट इज ₹20 एंड फॉर द प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट बी इज ₹40। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना कितना प्रोडक्ट वहां पर मार्केट में जो है वो और बनाएंगे ए टाइप का, और कितना बी टाइप का बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। तो इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं हम। तो जो भी कंडीशंस दी है उसका सबसे पहले हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर इसको ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एजम्पशन लेना पड़ेंगे कि हम प्रोडक्ट ए कितने मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बी की कितनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो हमने इमेजिन किया कि लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ
प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए की जो यूनिट हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं वो एक से, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है। और बी की कितनी यूनिट हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, y यूनिट। अब सबसे पहले हमें इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है यूजुअली हम उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्ट ए बेचने पे, प्रोडक्ट ए की सेलिंग पे आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, एक्स, तो 20 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बी टाइप का जो प्रोडक्ट है उसे मार्केट में आपको बेचने पे, उसे सेल आउट करने पे आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और ये कितनी यूनिट्स है इसकी, वाई यूनिट्स आप मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेंगे। तो टोटल आपका जो प्रॉफिट फंक्शन होगा दैट विल बी जेड इक्वल टू 20x प्लस 40y। साथ में आपको टाइम कंस्ट्रेंट देखना है कि मशीन 1 पर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम कंस्ट्रेंट दिया है और मशीन 2 पे प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना टाइम कंस्ट्रेंट आपको दिया है। तो मशीन 1 पर आपको प्रोडक्ट ए बनाने में 1.5 आवर्स का टाइम लग रहा है। 1.5 आवर्स का टाइम लग रहा है तो एक्स प्रोडक्ट बनाने में कितना लगेगा, 1.5 इंटू एक्स आवर्स। साथ ही साथ में आपको प्रोडक्ट बी भी बनाना है। प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 1 आवर का टाइम लग रहा है और इसकी कितनी यूनिट बनाना है आपको, y यूनिट बनाना है। तो 1 इंटू वाई। और ये टोटल टाइम जो मशीन 1 के पास टोटल टाइम अवेलेबल है दैट इज 750 आवर्स। तो दैट विल बी इक्वल टू 750 लेस देन इक्वल टू 750 आवर्स, ठीक है। सिमिलरली सेकंड मशीन पे प्रोडक्ट ए बनाने में 1 आवर का टाइम लग रहा है और एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 इंटू एक्स लगेगा। प्रोडक्ट बी बनाना है हमें, बी प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 आवर्स का टाइम लग रहा है। टोटल वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 वाई आवर्स का टाइम लगेगा। और टोटल टाइम जो मशीन बी के पास अवेलेबल है वो है 900। तो ये हमने इसकी इक्वेशन जनरेट कर ली है। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी देना पड़ेंगे आपको। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एक्स वाई तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटीज थी हमारी, उन इनइक्वालिटीज को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ 1.5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 750। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 900, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट जनरेट करना है तो वही प्रोसेस है, आप एक्स वाई के लिए टेबल बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। एक्स को रखा 0 तो y वैल्यू जो आपकी हो जाएगी दैट विल बी 750। फिर y को आप 0 रखते हैं इसमें, एक्स वैल्यू आपकी हो जाएगी 750 बाय 500। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 500। तो आपको फर्स्ट लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। सिमिलरली सेकंड पॉइंट के लिए, सेकंड लाइन के लिए भी आप कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में x को रखा 0, y विल बी 900 और फिर जब y को 0 रखेंगे तो x विल बी, हाँ यहाँ 3y है, फिर से गलत हो जाता अभी, 3y है। तो जब हमने x को रखा 0, y जो होगा वो आपका हो जाएगा 300 और जब y को रखेंगे 0 तो x आपके लिए होगा 900, ठीक है।
तो यहाँ तक आप चेक करिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? ठीक है, तो इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको ग्राफ प्रिपेयर करना है, एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है इसका, और फिर इसके बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ बनाते हैं हम इसके लिए। ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यूज आपको दी है वो 900 तक की है, तो आप जो भी ग्राफ बनाएंगे वो 100 के स्केल पे बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमने एक्स वैल्यूज ले ली है एक्स एक्सिस पे, यहाँ वाई वैल्यूज ले ली 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900। ठीक है, वैसे ही वाई वैल्यूज के लिए भी हम बना सकते हैं 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 9। ठीक है, अब लाइंस को ड्रॉ करना है हमें। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट लाइन में दिख रहा है x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 750। x इक्वल टू 0 यहाँ कहीं आएगा ओरिजिन पे, और y इज इक्वल टू 750, 750 यहाँ कहीं आएगा 700 और 800 के बीच में। ठीक है, सेकंड जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 500 यहाँ आएगा और y इक्वल टू 0 यहाँ कहीं आएगा। इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन रखना पड़ेगी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू टाइप की। सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट देखें हम, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 300। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 300 यहाँ कहीं आएगा। सिमिलरली x इक्वल टू 900, y जब 0 रहेगा तो x जो होगा 900 रहेगा, तो 900 यहाँ कहीं आएगा और एक y इक्वल टू 0 होगा। तो आपको फिर से दो पॉइंट मिल रहे हैं 300 एंड 900 वाले। 300 और 900 वाले जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उन्हें भी ज्वाइन करते हैं। इनका भी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन रखना रहेगा। अब यहाँ जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली इनइक्वालिटीज भी इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो पोर्शन होगा इतना वाला, ये आपके लिए हो जाएगा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, तो आपको फिजिबल रीजन का एक पॉइंट मिल रहा है 0,300, इसको हम बोलते हैं a। एक आपको पॉइंट मिल रहा है पॉइंट बी जो कि फिजिबल रीजन में आ रहा है, मान लीजिए ये हो गया 500,0। एक पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा है आपको जो कि दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, और इससे अगर अप्रोक्सीमेट चेक किया जाए तो ये 250 और 400 के आसपास आ रहा है। तो मैं इसको लिखता हूँ 400, 250, इसको नाम दे दो आप C। इसके अलावा आपको D कोऑर्डिनेट मिल रहा है जो कि 0,750 है। एक E कोऑर्डिनेट मिल रहा है जो कि 900, 0। और हमें जो कोऑर्डिनेट फिजिबल रीजन में आ रहे हैं वही हमारे लिए काम के हैं। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिल गया है, वो कौन कौन से हो सकता है। जब x यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट 0,0 है, आपको कोऑर्डिनेट कौन कौन से है आपके पास 0,0 जो कि फिजिबल रीजन में आ रहा है।
ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,300 जो कि फिजिबल जोन में आ रहा है, आपका फिजिबल रीजन में आ रहा है। बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 500,0 जो कि फिजिबल रीजन में आ रहा है। सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 400,250 400,250 जो कि फिजिबल जोन में आ रहे हैं। तो आपको जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन है उसमें ओ ए बी और सी के कोऑर्डिनेट पुट करना है और वैल्यूज फाइंड आउट करना है कि वैल्यू क्या मिल रही है। तो ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ग्राफ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप जब इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको सारी जो वैल्यूज है वो प्रॉपरली दिखेंगी। तो जो भी प्रॉपर वैल्यूज है आप वहां पर रखना। मैं आपको मेथड सिखाने के लिए अभी सी पॉइंट की जो वैल्यूज है वो मैंने कंसीडर करी है। फिर से देखें अगर हम इसे, तो एक्स पे 400 करीब दिख रही है मुझे अभी और y पे 250, तो 400, 250 आप लिख सकते हैं ताकि आप उसको जब ग्राफ पे बनाएंगे तो प्रॉपरली आपको एक्यूरेट आंसर उस पे मिल पाएगा। मैं अभी एक अप्रोक्सीमेटली आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रख के देखिए आप और बताइए कि मैक्सिमम आंसर आपको कौन से पॉइंट पे मिलेगा। तो अगर मैं ओ पॉइंट रखता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, 0 0। ए वाले के लिए जब रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा रहेगा 300 इंटू 40 करेंगे तो 12,000। यहाँ से जेड की वैल्यू आपको मिलेगी 12,000। ठीक है, फिर जब बी वाले कोऑर्डिनेट आप रखेंगे तो एक्स वैल्यू है 500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके लिए 10,000 और y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ से आपको z की वैल्यू मिलेगी 10,000। सी वाला जो पॉइंट है इसको चेक करते हैं एक बार। z में आप इसमें 20 इंटू एक्स वैल्यू है 400 प्लस 40 इंटू वाई वैल्यू हमने मानी है 250। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 18,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता चल रहा है कि जो जेड मतलब पॉइंट सी है वो आपके लिए फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी यही पॉइंट होगा जिसपे कि आपको एक्स की जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना है वो रहेगी 400 यूनिट्स और वाई की जो आप यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो होंगी 250 यूनिट्स। तो आप इसको और भी घर पे ग्राफ पे प्रॉपरली अच्छे से करके चेक कीजिएगा। हो सकता है आंसर थोड़ा सा वेरी करे क्योंकि मैंने यहाँ जो कंडीशन ली है ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर लिया है। प्रॉपरली जो ग्राफ है वो एक्यूरेट बनाया भी नहीं है, तो जब आप ग्राफ को एक्यूरेट बनाएंगे तो आपको वहाँ पे सही से आंसर मिल पाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे करना है इसे आपको और एक्यूरेट आंसर निकालना है। तो ये लेक्चर हम यही खत्म करते हैं और किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।